लेक्चर प्रारंभ करेंगे। पहले सुनेंगे, बाद में बोलेंगे। आंखें बंद 1 मिनट के लिए, मेरे पीछे से बोलेंगे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। सद्गुरु के श्री चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज मेम्फिस की यात्रा का प्रथम दिन और आज प्रथम दिन हम एक व्याख्यानमाला प्रारंभ कर रहे हैं, एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिससे हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास हो, हम अपनी इनर एबिलिटीज को डेवलप कर सके। आज पहले दिन हम बात करें विल पावर के संदर्भ में। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ पाना चाहता हूं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, फिर भी मैं सफल हो क्यों नहीं पाता? मुझे बहुत सी चीजें मालूम है और बहुत सी चीजें मुझे करना आवश्यक लगता है। मुझे लगता है कि मुझे रोज मॉर्निंग वॉक करना चाहिए क्योंकि मेरा शरीर बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है। डॉक्टर ने भी मुझे चेतावनी दे दी है कि तुम अपने शरीर के वेट को कंट्रोल नहीं करोगे तो शारीरिक यातनाएं, शारीरिक डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि मॉर्निंग वॉक करने से मेरा हेल्थ अच्छा रहता है, मॉर्निंग वॉक करने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, लेकिन फिर भी मैं मॉर्निंग वॉक करने की बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद करता हूं। अगर वहां थोड़ी देर बैठा रहूं तो मुझे रिलैक्स फील होता है और मैं जो अपनी आवश्यकता है उसे भूल जाता हूं, उसे छोड़ देता हूं।
मुझे पता है कि मेरी खाने की आदत गलत है, मुझे ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए, मुझे बहुत फैटी आइटम्स नहीं खाना चाहिए। फिर भी मेरी जीभ इतनी सेंसिटिव है कि मैं खाने को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे सब मालूम है कि ये करना अच्छा है, फिर भी पता नहीं सामने डिश आती है, लार टपकने लगती है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। और कभी कभी मैं शुरू भी करता हूं, कभी कभी कोई प्रेशर मिलता है, कोई इंस्पिरेशन मिलता है, मैं मॉर्निंग वॉक पर निकलता भी हूं, 2 दिन 4 दिन चालू भी करता हूं, लेकिन वापस उसे ड्रॉप कर देता हूं, वापस उसे छोड़ देता हूं। तो ऐसी स्थिति मेरे सामने क्यों आती है? मुझे पता है कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह छोड़ना चाहिए, यह अपनाना चाहिए, फिर भी मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता हूं। उसका कारण क्या है? तब गुरु ने जवाब दिया अपने शिष्य को कि तेरे अंदर की जो मानसिकता है उसे मैं समझ पा रहा हूं, उसे मैं पढ़ पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि तेरी प्रॉब्लम का एक ही कारण है कि तेरे अंदर विल पावर की कमी है। अगर तेरा विल पावर स्ट्रांग हो जाए तो तू जो चाहे वो कर सकता है, जो नहीं चाहे वो छोड़ सकता है, जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। तेरे अंदर योग्यता है, तेरे अंदर एबिलिटी है, तेरे अंदर डिजायर है, तेरे अंदर इंटेलेक्चुअल पावर है, सब कुछ है, मगर एक ही कमी है, लैक ऑफ विल पावर। तेरा विल पावर बहुत कमजोर है, इसलिए तू आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तब फिर शिष्य ने कहा, ये विल पावर क्या चीज है? ये विल पावर किसको कहते हैं? शिष्य ने दूसरा प्रश्न पूछा अपने गुरु से, ये विल पावर कौन सी बला का नाम है? तब गुरु ने कहा, विल पावर एक ऐसी आंतरिक एबिलिटीज का नाम है, एक ऐसी आंतरिक योग्यता का नाम है कि जिसके द्वारा तुम अपनी अननेसेसरी और हार्मफुल इंपल्सिस को छोड़ सकते हो। हमारे अंदर बहुत बिना मतलब की खराब ऐसी वृत्तियां हैं, ऐसी वासनाएं हैं, ऐसे विचार हैं, उसको छोड़ने की जो एबिलिटी है उसका नाम है विल पावर। विल पावर एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी लेजीनेस को कंट्रोल कर सकते हो। विल पावर एक ऐसी चीज का नाम है जिससे तुमने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन को तुम सफलता के अंतिम मंजिल तक पहुंच सकते हो। हम बहुत बार डिसीजन लेते हैं, लेकिन अभी डिसीजन के अनुसार चलना शुरू किया, उसके पहले डिसीजन बदल लेते हैं। डिसीजन पर चलना तो दूर रहा, डिसीजन को ही फेंक देते हैं। बिकॉज ऑफ द विल पावर नहीं है। विल पावर हो तो आपने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन को कामयाब बना सकते हैं। तो डिसीजन इज द एबिलिटी टू फुलफिल योर डिसीजन। आप अपने डिसीजन को पूरा कर सकते हो। और विल पावर एक ऐसी चीज का नाम है कि जो आपको लगे कि यह गलत चीजें हैं, उस गलत चीज को छोड़ने की जो शक्ति है उसका नाम है विल पावर। और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, हमें पता है कि मेरे अंदर क्या गलत है, छोड़ने योग्य है, फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर विल पावर नहीं। हमने जो डिसीजन लिया कि ये मुझे करना जरूरी है और करना चाहिए और मैं करूंगा, फिर भी मैं नहीं करता हूं, कारण विल पावर नहीं है। हमने सोचा कि मेरा आलस्य मुझे नुकसान करता है, मुझे बहुत लेजी नहीं होना चाहिए, लेजी होने से मेरा काम भी बिगड़ता है, मेरा शरीर भी बिगड़ता है, मेरा टाइम भी बिगड़ता है, और फिर भी आप लेजीनेस को नहीं छोड़ पाते हो, तो उसका कारण है कि हमारे अंदर विल पावर नहीं है। फिर शिष्य ने पूछा, बनते भगवान, ये तो मुझे पता चल गया, चलो विल पावर क्या है, आपने बहुत अच्छा मेरा मार्गदर्शन किया, मगर ये विल पावर जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके बिना क्या कुछ भी करना असंभव है? क्या कुछ भी करना हो तो विल पावर जरूरी है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विल पावर? तब गुरु ने कहा कि विल पावर एक ऐसी चीज है
कि विल पावर के बिना हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। शायद हमें मालूम हो कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उसके पीछे एक ही डिजायर थी, और वो डिजायर थी विल पावर की। संकल्प जा सृष्टि, एक सूत्र है, संकल्प जा सृष्टि। संकल्प से सृष्टि की रचना सृष्टा ने की। अगर मन में संकल्प पैदा नहीं होता तो शायद सृष्टि की रचना नहीं होती। ऐसी हिंदू परंपरा मानती है हम सृष्टि की रचना में न जाए, लेकिन संकल्प से सृष्टि की रचना भी हो सकती है। यानी संकल्प से क्या नहीं हो सकता, विल पावर से क्या नहीं हो सकता, ये चिंतनीय बिंदु है। हम विल पावर से जो चाहे सो कर सकते हैं। गुरु ने उसको स्पष्ट करते हुए एक एग्जाम्पल दिया। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, सामने जो चट्टान दिखाई दे रही है, पहाड़, माउंटेन, उस चट्टान पर कौन कंट्रोल करता है? चट्टान पर किसका शासन है? तब गुरु ने कहा, चट्टान के ऊपर शासन है लोहे का। अगर आप हथौड़ी की पिटाई करो उस चट्टान पर तो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो चट्टान को कंट्रोल करता है लोहा, आयरन, हथौड़ा। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, चट्टान पर हथौड़े का कंट्रोल है, तो लोहे पर किसका शासन है? तब कहा कि लोहे पर अग्नि का शासन है। कितना ही लोहा मजबूत हो, अगर उसे अग्नि में डाल दिया जाए तो लोहा भी पिघलने लगता है। लोहे की मजबूती को पिघाल सकती है अग्नि। फिर पूछा, गुरुजी, अग्नि पर भी तो किसी का शासन होगा? तो कि यस, अग्नि पर पानी का शासन है। कितनी ही अग्नि हो, कितनी फायर हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए और पुलिस को फोन किया जाए 911 पे, पुलिस भाग के अपना बम्बा लेके दौड़ेगी और पानी के द्वारा आप भयंकर अग्नि को कंट्रोल कर सकते हो। तो अग्नि पर शासन है पानी का। फिर पूछा, पानी पर किसका शासन है? तो कहा कि पानी पर वायु का शासन है। हवा के द्वारा पानी को भी दिशा दी जा सकती है। फिर पूछा कि वायु पर किसका शासन है? तो उसने कहा, गुरु ने, कि वायु पर अपने विल पावर का शासन है। आपका यदि विल पावर मजबूत हो तो तुम अपनी श्वास को भी रोक सकते हो, तुम अपनी हवा को भी रोक सकते हो। योग के अंदर श्वास को रोकने की प्रक्रिया है। अगर विल पावर हो तो आप अपनी चलती हुई श्वास को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इवेंचुअली विल पावर के अंदर वो ताकत है कि श्वास से लेकर चट्टान तक कंट्रोल कर सकती है। शिष्य की दृष्टि खुली। शिष्य ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि ये जो हमारा विल पावर है, उस विल पावर को डेवलप करने में कौन कौन से बाधक तत्व हैं? हिंड्रेंसेस क्या है? विल पावर को कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो डेवलप नहीं होने देती है? हम चाहते हैं कि मेरा विल पावर डेवलप हो, फिर भी क्यों नहीं होता? कारण क्या है? तब गुरु ने कहा, कारण 3 है। स्पष्ट जवाब दिया, अनिरुद्धाक्ष संतानः, अजितो ग्रह परिशः, अव्यक्त चित्त चांपल्यः, प्रस्खलन्त्यात्मनिश्चये। गुरुजी ने कहा कि 3 चीजें ऐसी हैं जो विल पावर को डेवलप नहीं होने देती है। बराबर स्पष्ट रूप से समझना। पहली चीज है इंद्रियों की अनियंत्रित वृत्ति। हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए विल पावर डेवलप नहीं हो पाता है। हमारी 5 इंद्रिय है। आंख के सामने कोई चीज आती है, हमारा संकल्प टूट जाता है। कान के सामने कोई चीज आती है, अच्छा म्यूजिक सामने दिखाई देता है, और हमने जो मन में सोचा कि यह नहीं करना है, वही चीज हम खुद करने लगते हैं। हमने सोचा कि आज 4 बजे तक खाना नहीं खाना है, लेकिन सामने बढ़िया सी आइटम आई, जी ललचाने लगता है। हमारी इंद्रियों पर हमारा काबू नहीं है, इसलिए विल पावर टूट जाता है। विल पावर को तोड़ने की पहली चीज है इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है।
हमारे जैन शास्त्र में एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा बहुत बीमार पड़ा, हजारों डॉक्टरों को दिखाया, कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला। आखिर एक वैद्य जी के पास गए और वैद्य जी ने कहा, पुराने जमाने में तो वैद्य जी आदमी की चाल से पता लगा लेते थे कि इसको बीमारी क्या है, चाल से। देखने की बात तो बाद में, आजकल तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा क्या बीमारी, अरे वो पता होता तो आता ही क्यों। क्या बीमारी, बीमारी तो देख ले, तू 5 फुट का शरीर को मैं लेके आया हूं, तू अंदर झांक ले, तेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट है, जरा देख ले। हमारी पुरानी परंपरा आयुर्वेद की आदमी को दूर से आता हुआ देख के पहचान लेते थे, उनकी चाल से उसकी बीमारियों का विश्लेषण कर लेते थे। तुम्हारे तो 10 प्रकार की बीमारियां हैं, चाल से। वो जमाना तो गया, अब नब्ज देखकर पता लगा लेते। थोड़ी देर हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं अंगुलियां और पता लगा लेते कि तुम्हारे अंदर डिजीजेस क्या है, क्या क्या बीमारियां हैं। आंख देखकर पता लगा लेते, जीभ खोल के जीभ को देखे तो पता लगा लेते। पूछने की जरूरत नहीं तुम्हारी बीमारी क्या क्या है, पूछने के बाद तो सारी दुनिया उसका इलाज बताएगी। और कभी कभी मुझे एक प्रकार की बीमारी फील होती है, लेकिन है दूसरे प्रकार की। एक्चुअली तो बीमारी के संदर्भ में डॉक्टर से ज्यादा ज्ञानी मरीज है, क्योंकि बीमारी को भोगता मरीज है ना, इसलिए उसको ज्यादा नॉलेज है बीमारी के बारे में। उसको ज्यादा पता है कि बीमारी में क्या क्या होता है। डॉक्टर को क्या पता, वो बीमार पड़े तो पता चले कि बीमारी में क्या क्या होता है। तो बीमार पड़ा, वैद्य जी ने देखा और वैद्य जी ने कहा कि तुम्हारी बीमारी की नब्ज मैंने पकड़ ली है, मैंने निदान कर लिया है, तुम्हारी बीमारी को मैं आराम से कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना। दवा दे दी और दे दिया, उसने कहा ये पुड़िया खा लेना तुम्हारा ठीक हो जाएगा, 1 सप्ताह में यू विल बी नॉर्मल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, भूले भटके भी आम मत खाना। अगर आम खाए तो समझना फिर कोई गारंटी नहीं है, मरे। बच्चे का पालन करना पड़ेगा, परहेज पालना पड़ेगा। उस समय तो डर के मारे आमे हाँ भर दी, ठीक है नहीं खाऊंगा, उसमें क्या है। गया, जब मना करते हैं तो खास इंटरेस्ट बढ़ता है। सामान्य रूप से अगर वो आयुर्वेदिक आचार्य नहीं कहते तो शायद वो खाता भी नहीं, लेकिन कहा कि आम मत खाना और सब कुछ खाना। उसने और सब कुछ खाना छोड़ा, आम पर दृष्टि गई। आम मना क्यों किया? अरे आम में ऐसा क्या रखा है? आदमी को जब इंद्रियों की लोलुपता सामने आती है तो प्राण भी छोड़ने को तैयार हो जाता। और एक दिन अपने आम्र वन में घूमने गया मंत्री के साथ में। मंत्री को पता चला, क्योंकि मंत्री भी साथ में जाकर ट्रीटमेंट चल रही थी, मंत्री को भी पता था कि इसको आम खिलाना नहीं है। और जैसे ही आम का पेड़ आया तो मंत्री ने कहा, राजन इधर नहीं, ये रास्ता आपके काम का नहीं, आप अपन इधर चलते हैं। तो कहने इधर नहीं, इधर ही जाना है। मंत्री समझ गया कि अब इसको डायरेक्शन उसकी वृत्तियां दे रही। उधर जाने लगा तो कहा कि ठीक है अब वापिस चले। तो ना थोड़ी देर इधर बैठते हैं। वो आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, ऊपर देखने लगा, बार बार ऊपर देखता है। तब मंत्री ने कहा, अरे राजन आपको ऊपर देखना नहीं मना है। अरे किसने मना किया? तू भी डॉक्टर का डॉक्टर हो गया? आम खाने की मनाही की, ऊपर देखने की थोड़ा मना की है। मैं तो देख रहा हूं। देखते देखते कोई संयोग समझो फटाक से आम गिरा है। उसने कहा देखो मैंने तो गिराया नहीं, मैंने कोई इनवाइट किया नहीं, अपने आप आम गिरा। उसने हाथ में लिया। मंत्री ने कहा रुक जाओ, हाथ में मत लो। अरे मैं खा कहां रहा हूं, मैं तो स्मेल ले रहा हूं। अब स्मेल तक आएगी तो टेस्ट तक भी आएगी। जिसका स्मेल अच्छा हो उसको टेस्ट करने का मन होता है। स्मेल करते करते उसको घुमाने लगा। मंत्री ने सोचा ये अब मरेगा। मंत्री ने कहा राजन छोड़ दो, मुझे दे दो। अरे वैद्य ऐसे आम बाम खाने बाने की मना करते रहते हैं। अगर सब ऐसा करते रहे तो फिर पॉपुलेशन कितना बढ़ जाएगा। खाने दो। अब आम खाने की मनाई की, टेस्ट करने की थोड़ी मना की। मैं तो टेस्ट करूंगा जरा। उसने कहा मत करो, मुश्किल है जीना, तो क्या टेस्ट करने में क्या, फिर नहीं खाऊंगा। तुम बोलना मत उस वैद्य को। और यूं करके आम को चबाया, चूसा और चूसा सारा रस चूस लिया। 1 घंटे में बस
वो विपाक हुआ ऐसा, वो जहर बना और जहर बन के पूरे खून में फैल गया और 2 घंटे में उस राजा ने प्राण छोड़ दिया। हमारा जैन शास्त्री स्टोरी कहते हुए कहता है कि अगर थोड़ा सा भी इंद्रिय पर कंट्रोल किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। संकल्प किया था वेद जी के सामने कि मैं आम नहीं खाऊंगा, लेकिन इंद्रियों का आकर्षण इतना तेज था कि संकल्प टूट गया। तो इंद्रियों की अनियंत्रित वृत्ति संकल्प को तोड़ती है। दूसरी चीज है कष्टों को झेल ना पाना। हर एक आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां आती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, विल पावर इसलिए खत्म हो जाता है कि हम कष्टों को झेल नहीं पाते हैं, अपने मनोबल को कष्टों के समय तोड़ देते हैं। जिसका मनोबल मजबूत है कि कोई भी परिस्थिति आएगी मैं हंसते मुंह उसका सामना करूंगा, परिस्थिति उसके संकल्प को जरा भी असर नहीं कर सकती। और तीसरी चीज है चित्त की चंचलता। जिसका मन चंचल है वह कभी अपने डिसीजन पर मक्कम नहीं रह सकता। मेरा चित्त अगर चंचल है तो मैं सुबह डिसीजन लूंगा, कल से रोज मॉर्निंग वॉक करने जाना, लेकिन मन चंचल है तो दूसरे दिन सुबह सुबह तो अभी आराम का टाइम होता है, शाम को चलेंगे। चित्त चंचल है तो डिसीजन बदल जाएगा, फिर शाम का समय आएगा तो दिन भर जॉब करके आए, अभी तो थके हैं, अभी 1 तारीख से शुरू करेंगे, 1 तारीख से और 15 दिन तक पोस्टपोन, 1 तारीख। जिसका मन चंचल है वो हमेशा अपने डिसीजन को बदलता रहेगा, और डिसीजन जब तक बदलता रहेगा तब तक संकल्प स्थिर रह नहीं पाएगा। संकल्प को स्थिर रखना है तो डिसीजन बदलना नहीं चाहिए, और डिसीजन को नहीं बदलना है तो आपका चित्त जो है वह एकाग्र चित्त होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, वो विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। शिष्य ने कहा बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने तो मेरी दृष्टि खोल दी, मेरी आंख खोल दी। अब ये 3 चीजों पर मैं कंट्रोल कर लूंगा तो मेरा विल पावर बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे मन में एक और शंका है कि क्या विल पावर गलत भी हो सकता है? हाँ, विल पावर गलत भी होता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ विल पावर, नेगेटिव विल पावर एंड पॉजिटिव विल पावर। बिन लादेन ने संकल्प किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करूंगा, उसका विल पावर था और उसने विल पावर को सक्सेस करके दिखा दिया, मगर वो नेगेटिव विल पावर है। एक विल पावर डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, एक विल पावर क्रिएट करने वाला होता है। डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, ये 2 प्रकार के विल पावर होते हैं। हम अपने मन में नेगेटिव आइडियाज को फुलफिल करने की कोशिश न करें, बिकॉज दैट इज द नेगेटिव विल पावर। एक बार नारद जी जो है ना, नारद जी जा रहे थे स्वर्ग में। एक भक्त ने पूछा कि बाबा किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। बड़ा भगत था, नारद जी भी जानते थे बड़ा भगत है। उस भगत ने कहा मुझे भी ले चलो ना, मैं भी आपका अंगरक्षक बन के आपकी सेवा करूंगा, तो कोई चल मेरे साथ। नारद जी बेचारे उदार हाल में, टिकट विकट तो करानी भी नहीं थी, और ले गए उसको स्वर्ग में। स्वर्ग में ले गए तो नारद जी ने कहा अब तो मैं इधर आया हूं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मैं अपना थोड़ा काम पटा के आता हूं, तो इस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जा, मैं अभी 2, 4, 5 घंटे में आता हूं, मैं मेरा काम पूरा कर लूं। भगत ने कहा ठीक है। वो भगत वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब वो नारद जी तो चले गए अपने काम में। भगत ने सोचा कि अब तो मेरे को भूख लगी है, इतनी गर्मी में चल के आए, चिलचिलाती धूप, अगर बढ़िया से पकवान पूड़ी खाने मिल जाए तो बहुत अच्छा। जैसे ही सोचा कि मुझे पूड़ी पकवान मिल जाए, थोड़ी देर में एक स्त्री पूड़ी पकवान लेके हाजिर हो गई। उसने तृप्त होकर भोजन किया, खूब खाया। और आपको पता है खूब खाने के बाद क्या आती है, मालूम है? उसने सोचा कि खा तो लिया, मेरा मनचाहा भोजन मुझे मिल गया, अब थोड़ा सा अगर शयन करने का अच्छा सा बिस्तर मिल जाए तो थोड़ी देर यहां घटादार वृक्ष के नीचे छांव में आराम कर लो। जैसे ही उसने डिमांड की और तत्काल शयन की व्यवस्था हो गई, वो लेट गया। जैसे ही लेटा उसने मन में सोचा हाँ रिलैक्स तो हो गया, मैं लेटा, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन इस समय इतने ठंडे माहौल में अगर मेरा कोई पगचंपी करने वाला मिल जाए तो स्वर्ग में आने का मजा है। इतने में अप्सराएं 2 आ गई, उसके पांव दबाने लगी
और जैसे ही वो पांव दबाने लगी, उस भगत ने सोचा कि अब मेरी पत्नी आएगी तो मुझे लगता है कि झाड़ू लेके पीटेगी, क्योंकि देखेगी कि अप्सरा ही सेवा कर रही है। और एक औरत को ये पसंद नहीं कि कोई औरत उसके पति की सेवा करे। और जैसे ही सोचा कि मेरी पत्नी ना आ जाए, तत्काल पत्नी आई और झाड़ू लेके पड़ी पीछे, आगे भगत पीछे पत्नी झाड़ू लेके। इतने में नारद जी वहां से वापिस आ रहे थे। नारद जी ने ड्रामा देखा। नारद जी ने कहा, अरे भगत क्या हुआ? अरे क्या हुआ? देखो नहीं मेरी पत्नी झाड़ू लेके पीछे पड़ी है। नारद जी सारा मर्म समझ गए। नारद जी ने कहा, अरे बंदा, मैंने वृक्ष के नीचे बैठने को कहा था, ऐसे विचार करने को किसने कहा था? तुझे पता नहीं तू जिस वृक्ष के नीचे बैठा वो कल्प वृक्ष है? तो हाँ है, हूं है। एक कल्प वृक्ष है, जो भी तू कल्पना करता है एक कल्प वृक्ष तुझे फुलफिल करके दे देता है, वो साकार हो जाता है। तूने इस वृक्ष के नीचे बैठ के अच्छा विचार किया होता, वृक्ष के नीचे बैठ के कोई अच्छी कल्पना की होती, वृक्ष के नीचे बैठ के पत्नी पीटने आएगी ऐसा विचार क्यों किया तूने? ये अपने संकल्प का दुरुपयोग है। मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी वो एबिलिटी है। ये तो शास्त्रों की कहानियां हैं, वास्तव में हमारा संकल्प ही कल्प वृक्ष है, हमारा संकल्प ही कामधेनु है, और हमारा संकल्प ही चिंतामणि रत्न है। ये संकल्प है। आप जो चिंतन करो और वो मिल जाए, वो चिंतामणि रत्न। आप जो कामना करो, डिजायर करो, डिजायर पूरी हो जाए, वह कल्प वृक्ष। और आप जो मन में कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, वो हो जाए, वो कल्प। तो कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न और कामधेनु, ये सब हमारा संकल्प है। जब गुरु ने विल पावर का इतने बखान किया, शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। शिष्य ने अंत में एक प्रश्न और पूछा कि गुरुजी, आपने विल पावर के बारे में बताया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताया, उससे कौन कौन सी चीजें डिस्टर्ब करती है वो भी बताया, लेकिन ये जो विल पावर है उसको डेवलप कैसे करें, उसको विकसित कैसे करें? हाउ टू डेवलप विल पावर? तब गुरु ने कहा कि विल पावर को डेवलप करने की 3 चाबियां हैं। कितनी चाबियां? अब काम की चीजें हैं, सुन लो। 3 चाबियां अगर आप लगाओ तो आपका विल पावर डेवलप हो सकता है। चाबियां मिलना पर्याप्त नहीं है, चाबी लगाना भी आना चाहिए समय पर। चाबी ले जाए और लगाए नहीं तो ताला खुलेगा। मैंने सुना न्यूयॉर्क के अंदर इंडिया के 3 फ्रेंड वहां रहने गए, न्यूयॉर्क में जॉब करने लगे। तीनों ने अपना अपना छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया, जॉब करते। और एक मित्र था, वो 50वीं मंजिल पे रहता था। तो उसने अपने दोनों इंडियन मित्रों को एक बार संडे को इनवाइट किया कि आज मेरे घर पे, तो कि चलो। और जैसे ही वो उस मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए लिफ्ट के पास, तो पता चला कि लिफ्ट खराब है। अब लिफ्ट खराब है, 50 मंजिल तक पहुंचना, कैसे पहुंचेंगे? तो सबने, तीनों ने मिलकर आइडिया किया कि एक काम करते हैं, अपन तीनों ही एक काम करें, एक एक मित्र टर्न बाय टर्न स्टोरी सुनाता जाए ताकि अपन ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं तो इतना स्टेप चढ़ना मुश्किल है। उसने कहा आइडिया बढ़िया है। पहले मित्र ने स्टोरी सुनानी शुरू की। स्टोरी सुनाते 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 करीब करीब 15 मंजिल पहुंच गए। स्टोरी पूरी हुई, दूसरे मित्र का बारी आई, उसने अपनी स्टोरी शुरू की। जैसे ही शुरू की, तीसरे मित्र ने कहा लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो। उसने कहा स्टॉप, अभी तेरा नंबर नहीं, बीच में क्या अटकता है, तेरा नंबर आएगा तब तू शुरू करना, अभी मुझे पूरी करने दे, लेट मी फिनिश। और फिर वापस उसने चालू करते करते 40 मंजिल तक पहुंच गया। उसने कहा मुझे कुछ कहना है। अरे क्या, अभी तेरा टर्न नहीं है। यूं करते 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 40 मंजिल तक पहुंच गया, 45 तक पहुंच गया। फिर कहा कि अब तेरी बारी, बोल क्या कहना। तो क्या कहना कुछ नहीं है, इस जो मकान है ना, उसकी चाबी नीचे गाड़ी में रह गई और कुछ नहीं कहना। अरे पागल, गाड़ी में चाबी लगी, पहले तो बोलता था, तुमने बोलने नहीं दिया। मैं
20वीं मंजिल पे ही चिल्लाने लगा कि मुझे कहने दो, इतना चक्कर पड़ेगा, मेहनत पड़ेगी। इस दुनिया में मेहनत से सभी कुछ नहीं होता है। मेहनत तुम लाख कर लो, तुम अपने घर में जाओ, तिजोरी के अंदर बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, तुम खींचो। पहली चाबी है, सबसे पहली चाबी, प्रैक्टिस डूइंग डिसएग्रीएबल थिंग्स इन योर डेली लाइफ। जो चीजें हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में यूजफुल नहीं है, उसे छोड़ने की एक मन में आइडियाज बनाए कि यह चीज मेरे काम की नहीं है, मुझे छोड़ना है। जो जो चीजें काम की नहीं है उसको छोड़ने का विचार करो। ये पहली चाबी है। उसको जरा मैं समझाने की कोशिश करूं। आपके दिमाग में कोई बात घुसानी आसान नहीं है, और वो भी वर्किंग डे में एकदम फ्रेश है। आज पहला ही दिन, स्ट्रेस शुरू हुआ है। मंडे यानी स्ट्रेस शुरू होना, और गुरु यानी स्ट्रेस धीरे धीरे कम। फिर भी मैं कोशिश करूं कि जो भी चीजें हमारी, देखो प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। बिना प्रैक्टिस आप कोई चीज को डेवलप नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम सुनते बहुत है, लेकिन जो सुना हुआ है उस पर प्रैक्टिस नहीं करते। और बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी संभव नहीं है। साइंस ने इतनी तरक्की की बिकॉज दे बिलीव ऑन प्रैक्टिस। हम लोग केवल बातें करते हैं, सुनते हैं, नारे लगाते हैं, इसलिए धर्म पिछड़ गया, पीछे रह गया, केवल एक दिखावा बन गया, कारण कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करें। पहली चीज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊं, अगर कर सके तो। सबसे पहली चीज करो, ये पहली चाबी के अंदर कुछ एक्सरसाइज देता हूं मैं आपको। सबसे पहले एक नक्की करो मन में कि आप रोज की 3 चाय पीते हो। मान लो 3 चाय पीते हैं अथवा कॉफी पीते हैं। अब आज से नक्की करो कि मैं 3 चाय पीता हूं, आज से मैं 1 चाय पीऊंगा, 2 चाय छोड़ दूंगा। एक इतना सा अगर मन में निश्चय करे तो आप 1 महीने के बाद देखो आपका संकल्प बढ़ने लगेगा। हालांकि आपको ये पसंद नहीं आएगा, 3 की 5 जरूर करेंगे, लेकिन 3 की 1 चाय बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर विल पावर को डेवलप करना है, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, अगर आपको अपने माइंड को बॉस बनाना है, आप अपने माइंड का बॉस बनना चाहते हैं, तो पहली चीज करो। अब 3 चाय पीते हो तो 1 करो, 2 पीते हो तो 1 वीक के लिए छोड़ दो, और ज्यादा चाय पीते हो तो पियो, लेकिन निश्चय करो कि 1 वीक तक चाय में शुगर नहीं डालूंगा। खास करके शुगर की बीमारी वाले, शुगर की बीमारी वाले छुपे छुपे शुगर बहुत खाते हैं, क्योंकि ये तो घर वाले खाने नहीं देते हैं, तो इधर उधर होते तो डालो। और थोड़ी तो शुगर चाहिए ना शरीर में, बिना शुगर थोड़ा, फिर अपना अपना सिद्धांत लगाते। निश्चय करो एक छोटा सा संकल्प कि आज से मैं 3 चाय पीता हूं, आज से मैं 1 चाय पीऊंगा फॉर 1 मंथ। और आप अगर आपका विल पावर न बढ़ेगा, आप देख लो, एक छोटा सा प्रयोग करो। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल फिट नहीं होगा, इसलिए मैं 8-10 दे दूं, किसी को तो कुछ ना कुछ फिट होगा। आप शाम को आए ऑफिस से घर पे, जॉब से घर पे आए, अब बहुत थके हुए हैं, खाना भी बना लिया, खा भी लिया, अब सोचे कि अब डिशेज साफ कौन करेगा, और सारी डिशेज ऐसे ही छोड़ देंगे, पोस्टपोन करेंगे, सोचेंगे 9-10 बजे कर लेंगे, अभी तो जरा टीवी देख ले। शाम को एकदम थके आए, खाने के बाद फिर टीवी पर बैठेंगे। उस समय मन में निश्चित करो, जब तक मैं प्लेट साफ न करूं तब तक मुझे टीवी नहीं दे। कुछ भी हो जाए, नॉट पोस्टपोनमेंट, अभी मुझे साफ करना है, क्योंकि तुमको ही करना पड़ेगा। तुम चाहे अभी कहो कि मैं 2 घंटा बाद करूंगा, तो 2 घंटा बाद भी तुम्हें करना पड़ेगा। तो अभी कर लो ना, अभी कर लोगे तो तुम्हारा विल पावर बढ़ेगा। मन में जो जो नेगेटिव डिजायर है उस पर ब्रेक मारो और वो चीज तुरंत करने की कोशिश करो, आपका विल पावर बढ़ेगा। अब करके देखना। तीसरी चीज, आपको पता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरा पेट का घेरावा बढ़ रहा है, गुजराती में घेरावा, घेरावा नहीं, हिंदी बस पेट इतना बढ़ रहा है कि पेट भी छोटा बढ़ रहा है, और फिर भी मैं इतनी सारी फैटी आइटम खाता हूं, चीज खाता हूं, ये खाता हूं, वो खाता हूं, तो कम से कम मैं वॉक तो करूं।
और सुबह मन में निश्चय करो कि आज मुझे पौन घंटा घूमना है। पौन घंटा सोने की बजाय पौन घंटा घूमने का निश्चय करो और 2 वीक का प्रोग्राम बनाओ। 2 वीक में रोज 40 मिनट वॉक करूंगा। आपका मन एग्री नहीं होगा, ध्यान रखना। आपका मन लड़ेगा, अरे क्या सुबह घूमना है, वेट बढ़ेगा तो सैटरडे संडे देख लेंगे। ये हमारे मन की टेक्निक है बचाने की, वो बचने की कोशिश करेगा। नहीं, आपका मन लड़ेगा, हमेशा आपकी विल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तुम उससे लड़ो, नहीं जाना ही, अपने माइंड को बोलो चुप रहे एंड स्टार्ट योर वॉक। अब निश्चय करो। इंपॉर्टेंट अभी मैं वॉक करने का इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा हूं, लेकिन वॉक करने का तुमने निश्चय किया ना, तुम्हारा विल पावर बढ़ जाएगा। अब देखो, मैं ऐसी चीज पर आपको लाके खड़ा करना चाहता हूं कि आप अपने मन के बॉस बन सकते हैं। जैसे हम अपने शरीर को जब चाहे तब हिला सकते हैं, जब चाहे तब बोल सकते हैं, जब चाहे तक सो सकते हैं, वैसे ही जब चाहे तब मन में निश्चय किया और वो काम कर सकते हैं। ये हमारा विल पावर है। ये काम करो, निश्चय करो कि मेरे दिमाग में ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे हैं जो कोई जरूरी नहीं, अननेसेसरी एंड हार्मफुल, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। मुझे बुरे विचार नहीं करने और अपने माइंड को डाइवर्ट करो अच्छे विचार में, क्योंकि उस समय बुरे विचार करने में बड़ा मजा आता है। दिमाग बंद करके सोच यूं मेडिटेट करेंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन बुरे विचार में इतने कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। किसी के बारे में नेगेटिव प्लान करना हो तो कॉन्सेंट्रेट सीखने की जरूरत नहीं है, अपना कॉन्सेंट्रेट। एक चीज याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन की हर एक आदमी की एबिलिटी है। कोई आदमी ये कहे कि मेरा मन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, मैं मानता ही नहीं। नेगेटिव में क्यों होता है? एक बैंक कैशियर होता है, जब वो डॉलर गिनता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है, लूज होता है। $1 की अगर कमी आ जाए और इतना ध्यान से गिनेगा, उतने 1 सेकंड भी मन बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंटरेस्ट की है। आपका लगाव जिसके ऊपर होता है उस चीज पे अपने आप आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो निश्चय करो कि मुझे मेरे दिमाग में जो नेगेटिविटी आ रही है मुझे उसे रोकना है, मुझे नहीं करना है, मुझे बुरा विचार नहीं करना। संकल्प करोगे तो हो जाएगा। आपको पता है कि स्मोकिंग करना खराब है, जो लोग स्मोकिंग करते हो, क्योंकि मैं तो 2-5 एग्जांपल देता हूं, किसी को फिट तो हो। जो स्मोकिंग करते हो, जो तंबाकू खाते हो, निश्चय करो 1 वीक स्मोकिंग नहीं करूंगा। क्या होता है देखिए, स्मोकिंग का फायदा नुकसान कितना होता है वो अभी हमारा विषय नहीं है चर्चा का। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने 1 वीक उसको स्टॉप किया तो आप देखेंगे कि आपका विल पावर कितना बढ़ता है। आपको इनर हैप्पीनेस मिलेगी, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगी कि वाह मैंने जो सोचा वो हो गया। आप फिर करने के लिए उत्साहित हो जाओ। तो इस तरह से छोटे छोटे हम अगर संकल्प करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहली चीज, जो भी चीजें नेगेटिव है उसको छोड़ने का मन में निश्चय करें। दूसरी चीज, अस्वीकार करने की शक्ति को डेवलप करें। हर चीज को एक्सेप्ट मत करो, नेग्लेक्ट करो, अस्वीकार करो। उसकी भी 1-2 में बात करूं। और अपने मन के विल पावर को बढ़ाना बहुत आसान है अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करो तो। और वो जो अस्वीकार करने की शक्ति है, जैसे आप समझ लीजिए शाम को आप बैठे हैं और मन में विचार आया कि अभी तो बहुत गर्मी है, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। फ्रिज में आइसक्रीम भी है, खा भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन नहीं, आप अपने मन को कहो आइसक्रीम खाने का विचार आया है, तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, मगर अभी नहीं, 10 मिनट के बाद। पोस्टपोन, नेगेटिविटी को पोस्टपोन करो, पॉजिटिविटी को नहीं। पहली चाबी में मैंने बताया कि जो भी पॉजिटिविटी करनी है उसके लिए निश्चय करो। वॉक करना है तो करना है, चाहे छोड़नी है तो छोड़नी है। दूसरे में नेगेटिविटी है, उसको छोड़ने का संकल्प करो। कि आइसक्रीम खाने का विचार है, खाएंगे 10 मिनट के बाद। शाम को घर पे आए, डिश लेके सीधा सोफे पर बैठे और सोफे पर बैठते देखेंगे रिमोट कंट्रोल की तरह। रिमोट कंट्रोल ले लो हाथ में, लेकिन संकल्प करो 10 मिनट तक ऑन नहीं करना। ओनली 10 मिनट करना, बाद में करना। मन को बोलना अभी 10 मिनट तो चुप रहे, 10 मिनट मुझे टीवी ऑन नहीं करना है।
10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो 10 मिनट तुम्हारे मन को काबू में रख लेगा। मीटिंग चल रही, 5 लोग बातें कर रहे हैं और तुमको पता है कि यहां मुझे कुछ कहना है, लेकिन आपको लगे कि यह कहना जरूरी नहीं है, तो अपने मन को कहो कि अभी बोलना जरूरी नहीं, तू चुप रहे, अपनी अपनी जीभ को बोलो 10 मिनट, जरा ठिकाने रहे, जरा भी जो अपसेट हुई तो गए। अपनी जीभ को जहां पर बातें करते हो वहां पर बोलना जरूरी ना हो तो वाई स्पीक समथिंग, वहां पर नहीं बोलना है। ऐसे छोटे छोटे हम संकल्प करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मन में जो विचार आए इमीडिएटली पूरा करने की कोशिश मत करो, उसको पोस्टपोन करो। इफ इट इज नेगेटिव थॉट्स, इफ इट इज नेगेटिव एक्शन, अब उसको रोको कि चलो बाद में करें। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लाइट पकड़ने तो चलो थोड़ी देर बाद जाएंगे, वो तो तुरंत यू हैव टू गो। जब नेगेटिविटी की बात है वहां आप रोकने की कोशिश करो। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के बात को विराम देना चाहूंगा, जो तीसरी बात को स्पष्ट करती है कि हम अगर विल पावर को डेवलप करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा करें, जिसको हमारे अंग्रेजी में कहते हैं कुछ वाव ले, कुछ व्रत धारण करें। सभी धर्मों में दीक्षा का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएशन? दीक्षा का अर्थ है व्रतों का स्वीकार करना। गृहस्थ के लिए भी दीक्षा का प्रावधान है, बच्चों के लिए भी दीक्षा का प्रावधान है। बच्चों को मंत्र दीक्षा देते हैं, बड़ों को व्रत दीक्षा देते हैं। केवल साधु बनना ही कोई दीक्षा नहीं। दीक्षा है व्रतों को स्वीकार करना, कोई वाव लेना, और वाव लेने का मतलब है कोई प्रतिज्ञा करना। आप कोई भी धर्म में देखो, ये प्रतिज्ञा की परंपरा बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो मैं आपको आज 3 संकल्प की बात करूं, जिससे ये संकल्प शक्ति क्या है वो चीज स्पष्ट हो जाए। आदमी अगर एक भी संकल्प करे ना, एक भी, तो वो कामयाबी के अंतिम मंजिल तक पहुंच सकता है। एक राजा था, उसके पास में एक सन्यासी आए। उसके राजा ने बहुत दिनों से इनवाइट कर रहा था, सन्यासी भी अपने रूटीन में व्यस्त था, लेकिन बहुत आग्रह किया तो एक बार सन्यासी उसके आमंत्रण पर उसके राजमहल में पहुंचा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहा और राजा ने बड़ी उसकी सेवा की, बड़ी उसकी भक्ति की। सन्यासी भी बड़ा प्रसन्न हुआ। 1 सप्ताह के बाद जब सन्यासी जाने लगा तो राजा ने कहा, आप जा तो रहे लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप जा रहे हो लेकिन आपने मेरे वहां 7 दिन रोटियां खाई है, टैक्स तो चुकाना पड़ेगा। उसने कहा, टैक्स कौन सा? पहले पता होता तो आता ही नहीं। तो कहा, नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं कंजूस आदमी हूं, साफ साफ बोल देता हूं, और मैं टैक्स दिए बिना रहूंगा नहीं। तो क्या टैक्स? तो टैक्स आप हो तो क्या टैक्स देंगे? मुझे 3 आशीर्वाद दो। कितना आशीर्वाद? 3 आशीर्वाद दो। उनको पता था कि इस सन्यासी के चेहरे पे तेज है, उसकी आंखों में रौनक है, ये जो बोलता है वो हो जाता है, इसके मुंह से कुछ तो मेरे लिए आशीर्वाद लेना, ताकि मेरी जिंदगी भी तो थोड़ी सुधरे। सन्यासी ने कहा, आशीर्वाद तो दूं मैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद मुफ्त में नहीं मिलता है। वो भी मॉडर्न था, हमारे जैसा, फ्लाइटों में घूमता, मोबाइल फोन रखता, लैपटॉप रखता, सब कुछ बहुत मॉडर्न, हमारे से भी एडवांस, एकदम मॉडर्न था। उसने कहा, मैं आशीर्वाद मुफ्त में नहीं देता, मेरे आशीर्वाद का भी चार्ज लगता है, चार्ज। उस सन्यासी को मालूम था कि मुफ्त में आशीर्वाद देते तो लोगों को बचता नहीं है, लोग करते कहां है, इसलिए उसने अपना आशीर्वाद पे एक चार्ज लगाया कि एक आशीर्वाद लेना हो तो $1,00,000। कितनी कीमत? मैं आपको कहूं कि एक आशीर्वाद की $1,00,000, बोलो आप बैठोगे इधर, उठ के भागोगे, आप मांगलिक सुनने भी खड़े नहीं रहोगे। हाँ, ऐसे आशीर्वाद बहुत मिलते। मगर राजा ने कहा, आशीर्वाद तो लेना है, चाहे लाख, अरे तुम मुझे डर दिखाते हो, $1,00,000 ले लेना। ले लेना नहीं, अभी रखो, ले लेना नहीं, हम उधारी रखते नहीं है, भक्तों का कोई भरोसा नहीं है। तुरंत $1,00,000 काट के रखा हुआ। राजा था, महाराजा था, सम्राट था, रखा। कहा कि 2 आशीर्वाद। तो कि सुन, पहला आशीर्वाद, सुबह रोज 5 बजे उठना, आशीर्वाद। उसने ये आशीर्वाद की उपाधि, रोज 9 बजे उठता है, आज आशीर्वाद मांगा, $1,00,000 दिया, और डॉलर में मिला 5 बजे उठने की बात। उसने कहा, ये तो हेडेक हो गया। लेकिन सोचा कि अब गुरु जी ने दिया है तो ठीक है, कुछ पीछे पर्पस होगा।
कहा दूसरा आशीर्वाद, तो दूसरा रखो, $1,00,000 रखो। हम तो सीधी कैश टू कैश बात करते, रखो इधर, रखा दूसरा $1,00,000, कहा दूसरा आशीर्वाद दो, दूसरा आशीर्वाद सुन ले कान खोल के, आए हुए अतिथि का सम्मान करना। उसने कहा ये भी बड़ी बात है, राजा और सम्मान करे किसी का, सारी दुनिया उसका सम्मान करती है, वो किसका सम्मान करे, इतना ईगो, इतना पावर, लेकिन फिर भी दिया। उसने कहा तीसरा, तो तीसरा रखो $1,00,000, तीसरा रखा और कहा कि सुन तीसरा आशीर्वाद है जब भी गुस्सा आए तब 10 मिनट ठहर जाना, गुस्सा आए तब 10 मिनट कुछ भी डिसीजन मत लेना, रुक जाना 10 मिनट, ये मेरा तीसरा आशीर्वाद। उसने कहा ये भी बड़ा भारी है, क्योंकि राजा का तो दिमाग ठिकाने रहता नहीं। तीनों आशीर्वाद ऐसे दिया कि पालना बड़ा मुश्किल। कई बार हम जिस सब जगह जाते तो लास्ट दिन सबको गुरु दक्षिणा में देते हैं, व्रत देते हैं, तो लोग कहते हैं महाराज साहब जरा सिंपल देना। सिंपल क्या दे, तुम्हारी पर्सनालिटी को देख के ही गुरु जी आशीर्वाद देता है, और अधिकतर आशीर्वाद वही फलता है जो पर्सनालिटी के मैच हो। अब तुम्हारे को डायबिटीज, मिठाई खाते नहीं हो, गुरु जी के मिठाई नहीं खाना, ओके बहुत अच्छा, जान खाता ही नहीं डायबिटीज। ऐसा आशीर्वाद का अर्थ क्या? आशीर्वाद तो वो है कि जो जरूरी हो करना। 3 आशीर्वाद दिए और वो फकीर अपना $3,00,000 लेकर रवाना। इधर ये राजा देखता रहा, ये बंदा 3 लाख ले गया, पता नहीं आशीर्वाद भी लिया मैंने, $3,00,000 भी गए, तो अब एक बार करके तो देखते, क्योंकि पैसा चुकाया है। रोज 9 बजे उठता था, रात को मंत्रियों को, कर्मचारियों को, अपनी महारानी को कह दिया ध्यान रखना सुबह मुझे 4:45 बजे उठाना, 4:45 वेकअप मी प्लीज, अगर मुझे नहीं उठाया तो फांसी लगा दूंगा सब। सवाल $1,00,000 का है, सवाल आशीर्वाद का है। और ठीक 4:45 बजे कर्मचारियों ने उठाया, उठा, उठ के सोचा, रोज 9 बजे उठता था, 5 बजे उठ गया, 4 घंटा करे क्या? आप सोचो, रोज आप 6 बजे उठ के जॉब पर जाते हो, सैटरडे मान लो सैटरडे भी 6 बजे आप उठ के क्या करोगे? लिविंग रूम में से उठ के वो सोफे पर गिरेंगे और करेंगे क्या? वहां जाके सोएंगे। नींद पीछा नहीं छोड़ती, उधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन नींद लेंगे। लेकिन वो पक्का था, क्योंकि 4 चुकाया था। 4 चुकाते हैं तो आदमी को उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। और ठीक 5 बजे उठ के सोचा, अब कहीं नींद ना आ जाए, करूं क्या? एक मन में निश्चय किया कि चलो मॉर्निंग वॉक करने निकल पड़ता हूं, नींद आएगी कहां से? और निकल पड़ा घर से बाहर, राजमहल से बाहर। मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था तो पता चला कि सामने ही एक झोंपड़ी में गुड़िया चिल्ला चिल्ला के रो रही, छाती पकड़ के रो रही, इतनी आवाज आ रही, राजा के आंख में भी करुणा के आंसू आ गई। 5 बजे रो रही गुड़िया। वो गई उसके पास, राजा ने पूछा अरे गुड़िया 5 बजे? राजा तो नाइट ड्रेस में मॉर्निंग वॉक करने निकला, उस गुड़िया को पता नहीं राजा है। और पूछा कि तू रो क्यों नहीं है? तो कि क्या बताऊं, बताने जैसा है नहीं। अरे पर हुआ क्या? तो कि मुझे आज रात को एक ड्रीम आया। अच्छा क्या? मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मेरा जो भी ड्रीम आता है वो सफल हुए बिना रहता नहीं है। वो घटना घटती है जो भी मुझे ड्रीम आता है। तो कि क्या हुआ, क्या बता तो सही। तो अभी भी बता नहीं रहा मैं राजा। तो कि स्वप्न ये आया है कि आज मुझे स्वप्न में मैंने देखा कि एक सांप वृक्ष से निकलेगा शाम को सूर्यास्त के पहले, और राजा के महल में जाके राजा को काट खाएगा। और आज राजा की मृत्यु होने वाली है। सूर्यास्त के पहले पहले सांप के हाथों राजा की मृत्यु होगी। राजा ने सोचा अच्छा, $1,00,000 दिया, उसका ये परिणाम, मेरी मृत्यु। अब लेकिन जब सुना तो सुना, फिर पूछा कि मृत्यु होगी बुढ़िया, अच्छी बात है, अभी बता नहीं रहा मैं राजा हूं, मृत्यु होगी कैसे? ये भी तो सपने में आया। तो हाँ ये भी आया, सांप के हाथ से मृत्यु होगी, सीधी बात है, सूर्यास्त के पहले पहले। अब सोचा करे क्या? आगे मॉर्निंग वॉक का प्रोग्राम कैंसिल। कोई आया घर पे आया, घर पे आके उसको लड़का तो कोई था नहीं, एक लड़की थी 20 साल की। उसको कहा उसको नला धुला के बढ़िया सा राजकुमार का ड्रेस पहनाओ, मुकुट पहनाओ, क्योंकि अब मैं रात को आज मरने वाला हूं, मेरे बाद में मैं अपनी गादी सौंपता हूं इस लड़की को, इसको राजकुमार का ड्रेस पहना। उसको ड्रेस पहनाया। सोचा कि चलो ऐसे ही मौत आने वाली थी, बुढ़िया ने बताया तो कम से कम पहले नोटिस तो मिल गई।
अब दूसरा आशीर्वाद, आए हुए अतिथि का सम्मान करना। राजा के लिए आज के दिन अतिथि कौन है? तो सांप अतिथि है, क्योंकि बिना अतिथि, वो तो राजा को पता चल गया, अदरवाइज तो सांप ने इन्फॉर्म थोड़ा किया कि मैं आ रहा हूं। अतिथि का मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन जो आ जाए एनी टाइम, वो अतिथि। अतिथि बिना अतिथि देखे आए, हम अतिथि नहीं, हम तो पहले इन्फॉर्म करके आए, पहले एडवांस। कभी कभी हम ऐसे चले जाते इंडिया में, तो कहते अचानक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, मैंने कहा अतिथि देखो बाबा, हम अतिथि है। अतिथि आजकल बहुत मुश्किल है अतिथि को जीना, तो अतिथि के लिए इतना स्वागत किया कि उनको पता था कि सांप आने वाला उस बिल से, और इधर मेरे राजमहल तक आएगा। रास्ते में एकदम गलीचा बिछा दिया, इतर बिछा दिए, फूल बिछा दिए, एकदम सोचा कि सांप आ रहा है तो आज उसका सम्मान करना है। अतिथि का सम्मान करना मेरा धर्म है। मुझे आशीर्वाद में $1,00,000 में ये आशीर्वाद मिला, और व्यवस्था की। और सांप वहां शाम को निकला, उधर से सांप आ रहा है। सांप ने देखा कि मैं जिसको मारने जा रहा हूं उसने मेरे लिए इतनी व्यवस्था की। इसका मतलब एक बात तो निश्चित है कि उसको पता चल गया है कि मेरे हाथ से उसकी मौत होने वाली। और जब मैं उसका दुश्मन होने वाला हूं, उसको पता है, और फिर भी इतनी व्यवस्था हो ना हो, इसका आतिथ्य सत्कार के अंदर कुछ है। और राजा निकला महल से बाहर, और सांप ने कहा जो वरदान मांगना हो मांग लो, मैं तेरे आतिथ्य सत्कार से प्रभावित हुआ हूं। उसने मांगना कुछ नहीं, मैं तो आशीर्वाद भोग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा तेरे आतिथ्य सत्कार की इतनी सारी सम्मानजनक स्थिति मैं विचार नहीं कर सकता हूं, मैं तेरे मारने वाला हूं, और आज तूने मेरे लिए इतनी व्यवस्था की। आज तू अगर वरदान नहीं मांगता है तो तेरी मौत का वरण आज मैं खुद कर लेता। और कहते कि सांप वहीं का वहीं उसके सामने अपना प्राण छोड़ देता। उसने कहा तो अच्छा हुआ, संकल्प फला, आशीर्वाद फला। अगर आशीर्वाद नहीं मांगता तो मॉर्निंग वॉक करने जाता नहीं, 5 बजे उठता नहीं, मॉर्निंग वॉक करने जाता नहीं तो गुड़िया रोती हुई मिलती नहीं, तो ये मुझे पता चलता नहीं कि आज मैं सूर्यास्त के पहले मरने वाला हूं, और मरने वाला उसका पता चलता नहीं, तो आज मैं अतिथि सत्कार की इतनी व्यवस्था करता नहीं, तो सांप आता और सांप आके मुझे काट के खा जाता। अच्छा हो कि पता चला, जिससे मेरी मृत्यु का पता चला तो मैंने अतिथि सत्कार की व्यवस्था की, तो उसके कारण ही मेरी मौत आज टल गई। और राजा निकला घर से बाहर, रात को 12-1 बजे देरी से घर पे आया। घर पे आने के बाद देखा 1 बजे, उस समय तो कोई घर में बेल सिस्टम तो हुआ नहीं करती थी आज की तरह, कोई मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। यहाँ तो जब हमको कई लोग एयरपोर्ट लेने आते हैं तो एयरपोर्ट में जैसे ही गाड़ी में बिठाते तो सीधा मोबाइल फोन करते हैं अपने घर में, बस आधे घंटे पहुंच रहे हैं, आ गए हैं। मैंने कहा किसके घर जाना है? तो क्या अपने ही घर। मैंने अपने ही घर जाना है तो फोन का ही तो कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। अपने ही घर पे जाने की कोई परमिशन नहीं पड़ती है। तो क्या ना उनको इन्फॉर्म तो जरा करके घर पे व्यवस्था नहीं। मैंने कौन सी है व्यवस्था? हम आने से अव्यवस्था होगी? तो क्या ना ये तुम्हारा विषय नहीं, પછી हम बुझा देंगे, तुम्हारा विषय नहीं, इट इज नॉट योर सब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक है, बात होगी। और फिर जाएंगे, फिर जब 10 मिनट बाकी रहेंगे फिर फोन करेंगे, अब 10 मिनट में अब 3 सिग्नल बाकी। हम देखते ही रहते थे, एकदम घर पे पहुंचेंगे तब भी खुशी नहीं, तब भी मैंने कहा अब तो जरा बेल बजाओ। ना बेल नहीं, मेरे पास चाबी है, अब खुद की चाबी नहीं। मैंने कहा घर पे कोई है नहीं क्या? तो क्या ना सब है, लेकिन कौन डिस्टर्ब करे? मैं अपने घर वाले को तुम डिस्टर्ब करते हो। इतनी प्राइवेसी यहाँ पर है, इतनी प्राइवेसी है कि अगर किसी को बेल भी बजाए तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं चाहिए। तो राजा तो सीधा घुसा तो देखा तो महारानी एक नौजवान युवक के साथ सो रही है। और राजा का पित्ता गया, दिमाग निकाल ली तलवार, और सोचा कि गर्दन दोनों की बदतमीज में बार गई। उसका ये परिणाम चरित्रहीन भ्रष्ट। जैसे ही मारने गया, सामने वाक्य लिखा हुआ था कि गुस्सा आए तब 10 मिनट रुक जाना। तलवार म्यान की, सोचा कि ये तो पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। मुश्किल से तो एक जोश आया था, और अब इसको ना मारूं तो करूं क्या? लेकिन करे क्या? संकल्प आशीर्वाद का सवाल है, नहीं मारना 10 मिनट। उसको उठाया पत्नी को कि तेरी हिम्मत क्या है, कौन सो रहा है? उसने कहा बस भूल गए, ये अपनी तो बेटी है 20 साल की, आपने तो ऑर्डर दिया था कि राजकुमार का ड्रेस पहनाना, अपनी बेटी, अरे वहां बेटी है। उसने कहा अच्छा हुआ मैं 10 मिनट रुक गया, अदरवाइज दोनों की
गर्दन आज उठती और पूरा परिवार साफ हो जाता। ये 3 संकल्प है, 3 संकल्प। संकल्प छोटा बड़ा नहीं होता है, संकल्प संकल्प होता है। समझ गए 3 संकल्प? अब ये मत सोचना कि उस राजा के लिए था, आप महाराजा है, आपके लिए भी यही संकल्प है। सुबह 5 बजे उठना। कई लोग बोल रहे 6 बजे। एक्चुअली ओरिजिनल कहानी में तो 4 बजे का है। 4 बजे। ये तो आपका फेस देख के मैंने 5 कर दिया। अब 5 का अच्छा करोगे तो और मुश्किल पड़ोगे। मैंने पहले ही मैंने रिलैक्सेशन कर दिया। ओरिजिनल कहानी में आपको सुनो, आप उसमें ठीक 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त है ना 4 बजे। लेकिन आपको देखकर, परिस्थिति देखकर बात करनी चाहिए ना। 5 बजे उठना नियम करो, सुबह 5 बजे उठेंगे। 2 वीक करके देखो। जब मैं संकल्प को डेवलप करने की बात करता हूं तो उसकी पहली चाबी है सुबह 5 बजे उठने के बाद सोना नहीं। ध्यान रखना, नहीं तो संकल्प गया, आशीर्वाद गया, उसका फल जो मिलने वाला है वो गया। 5 बजे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा, आपके अमेरिकन विचारक ने, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कहा वही हमारी गुजराती में हम किताबें जब पढ़ते थे तो वही बात, रात्रे वेला जे सुए वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे, वही ट्रांसलेशन किया है। पता नहीं शायद वो इंडिया में गुजरात में पढ़ने गया हो। सेम ट्रांसलेशन, सेम ट्रांसलेशन। अर्ली टू बेड अर्ली, रात्रे वेला जे, सेम ट्रांसलेशन। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन को हमारे गुजराती लेखकों की बात कहां पता चली? तो हजारों साल पहले के बेंजामिन फ्रैंकलिन तो अभी हुआ। जल्दी सो जल्दी उठो, 3 फायदे, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। आदमी स्वस्थ बनता है, बुद्धिमान बनता है और समृद्ध बनता है, फाइनेंशियली उस एकदम साउंड होता है। ये 3, अगर आप जल्दी उठो तो 3 फायदे। 5 बजे उठो, आज से संकल्प करो। अगर 5 बजे उठो तो तुम इतना काम कर सकते हो 3 घंटे में, 8 बजे उठने वाला दिन भर में नहीं कर सकता। 5 बजे उठो। 8 बजे उठने के बाद भी वो बगासा ही खाता रहता है। हमने क्यों? तो कि नींद नहीं। अरे भाई 10 घंटा कर लिया, थोड़ा नींद नहीं है तो किया क्या तूने बिस्तर पे? 10-10 घंटा सोए, अभी नींद नहीं है। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं ज्यादा घंटा सोना। ज्यादा घंटा सोने वाला फ्रेश नहीं होता है, ज्यादा घंटा सोने वाला हमेशा सुस्त रहता है। अब करके ज्यादा सोने से सुस्ती आती है, फ्रेशनेस नहीं आती है। किसी का अनुभव हो तो मुझे बताना। ज्यादा सोने से फ्रेशनेस कभी नहीं आती। ज्यादा सोने वाला एकदम लेजी होता है। मेरे को तो सूत्र बदलने का मन हो रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। लेट टू बेड, लेट टू राइज, मैक्स अ मैन लेजी, बिजी एंड क्रेजी। देरी से उठो, देरी से सो, लेजी। आदमी सबसे पहले क्या बनेगा? लेजी। लेट उठने वाला आलसी है। और संकल्प को तोड़ने वाली कोई चीज हो तो लेजीनेस। 1000 संकल्प कर लो, अगर आलस है कोई संकल्प पूरा नहीं होगा। लेजीनेस, लेजी, बिजी। लेट उठने वाला हमेशा, आप देखना, बिजी बिजी बिजी। लेट उठने वाला बिजी रहेगा, जल्दी उठो, कोई बिजी नहीं है, क्योंकि तुमने सुबह 3 घंटा उठ के काम सारा खत्म ही कर दिया। किसके बिजी? टाइम मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया सूत्र है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू बेड। तो लेजी, बिजी एंड क्रेजी, ये सबसे खतरनाक। लेट उठने वाला दिन भर कच 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 कच, चीट 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 करता है। इरिटेट क्या बोलते? इरिटेट, दिन भर इरिटेट करता है। ये क्यों इधर किया, ये क्यों इधर किया, लाइट क्यों चालू पड़ी, ये बाथरूम क्यों खुला पड़ा है। अरे मामा तू शांति रखने पर पूरे घर को हाथ मचा दे पूरे। और फिर कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, सुनेगा तो दिन भर बकबक करता है, कहां सुनेगा? जो आदमी ज्यादा बोलेगा उसकी असर कहां होगी? तुम बोलना कम कर दो, तुम्हारी असर बहुत होगी। कम बोलने वाले की असर हमेशा होती है। मैं यही लेक्चर 5 घंटा दूं तो आप पर कोई असर नहीं होगी, क्योंकि जितना कम हो, लिमिट में मिठास है। याद रखना, लिमिट में मिठास है। आप 1 कटोरा, पहला 1 कटोरा दूध पाव पियोगे तो बहुत मीठा लगेगा, और बहुत मीठा समझ के वो आपकी बहन पड़ी दूसरा दे तो दूसरे में वो मिठास आएगी? नहीं आएगी। तीसरे में बिल्कुल उतनी भी नहीं आएगी। चौथा तो जहर जैसा लगेगा। अब मुझे मारना है क्या? अरे मारना तो पहले तो बोल रही थी बहुत बढ़िया बनाया तूने, मेरी इतनी प्रशंसा की, तो खा। वो पहले कटोरे में मिठास है, चौथे में नहीं। लिमिट में मिठास है।
इसीलिए ज्यादा बोलने वाला आदमी जहर उगलता, बोलने में लिमिट रखो। तो पहला संकल्प, सुबह 5 बजे उठना। उठोगे तो अपने आप अगली एक्टिविटी चालू हो जाएगी। 5 बजे उठोगे तो 2-3 घंटा टाइम मिलेगा। इधर तुम एक्सरसाइज करोगे, इधर वॉक करोगे, इधर काम करोगे, इधर भगवान का नाम लोगे, कुछ ना कुछ करोगे ना, अच्छी बात। 5 बजे उठो, पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प, आए हुए अतिथि का सम्मान करना। बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तुम्हारे घर पे कोई भी आए उसको खाली हाथ मत लौटने दो, आदर से बुलाओ, बिठाओ, आसन दो। अगर ब्रेकफास्ट के टाइम आए तो ब्रेकफास्ट कराओ, लंच के टाइम आए तो लंच कराओ, शाम के टाइम आए तो डिनर कराओ, और रात को आया है तो बोलो कि आज की नाइट इधर हमारे वहां व्यवस्था करो। हमारे गुजरात में तो पूछे कोई मेहमान आए, तमे पानी पीसो, और कोई बोलेगा बेचारा हाँ मैं पीऊंगा। अरे पूछने की जरूरत है कि लाके रखो ना प्लेट, ऑफर करो। वो नहीं ले, उसकी महानता है, तुम ऑफर करो, वो तुम्हारी महानता है। वो ले नहीं ले, वो पूछते सामने से, अच्छा आप लंच तो करके आए होंगे? हाँ भाई हाँ, तेरा लंच की कोई जरूरत नहीं। ऐसे पूछते हैं। अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार का मीनिंग है सेवा की भावना। ये मैं उसका मीनिंग में जाता हूं, भावार्थ में जाना, शब्दार्थ में नहीं। अतिथि का सम्मान करने का मतलब है जहां जरूरी उसकी सेवा करो, स्वार्थी मत बनो, सेवार्थी बनो। हम लोग अपना ही विचार करते हैं हमेशा, दूसरे का विचार भी करो। आप देखो अमेरिकन लोगों में बहुत बुराइयां होगी, लेकिन आप अच्छाइयां पकड़ो। हेल्पिंग नेचर में उस मामले में कोई उसको बीट नहीं कर सकते। और हम लोग अपना पहले देखेंगे, अपनी सीट पहले मिल लीजिए। मैं तो संकल्प शक्ति में ये भी मैंने नियम बनाया कि आप अगर बैठे हो और कोई बेचारे एजेंट आ जाए, आप अपनी सीट खाली करके उसको बिठाओ, आपका संकल्प बढ़ेगा। देखना, आपका मुश्किल से तो बैठे हो, इसको बिठाओ। लेकिन संकल्प को बढ़ाना है तो ऐसी एक्सरसाइज करो आप। इंडिया में मैं खास कहा करता हूं, यहाँ तो कोई ऐसा कोई बस ट्रेन में है ही नहीं। इंडिया में खास कहता हूं कि तुम ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो, कोई एजेंट व्यक्ति है, तुम उठ के खड़े हो जाओ उसको बैठने। इससे विल पावर बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारा मन लड़ेगा कि मुश्किल से बैठे हैं, अब इसको बिठाएंगे, टिकट लिए, रिजर्वेशन लिया। अरे रिजर्वेशन लिया, पैसे का सवाल नहीं है, सवाल है तुम्हारी भावना का। तो सेवा करो, दूसरों के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वी आर नॉट ओनली इंडिविजुअल पर्सन, वी आर द सोशल एनिमल, वी आर द सोशल बीइंग। और तीसरी चीज आशीर्वाद के रूप में दी, गुस्सा आए तब 10 मिनट क्या करना, रुक जाना। गुस्सा करने की मनाही नहीं की आशीर्वाद में, करना जितना करना वो करना, मगर इतना ही कहा है कि 10 मिनट रुकना। कुछ बोलने का मन हो रहा है, उनको बोला अभी जाना मत, अटैक करूंगा, लेकिन जरा बड़ी देख लेने दे, 10 मिनट बस। आप जब बहुत बढ़िया मूड में आज बैठे ही हो तो एक बात सुन लो, केवल एक बात सुन के जाओ, टाइम हो गया है। 2 चीजें अंग्रेजी में याद रखना, बहुत अच्छी चीज है। एक रिएक्शन एंड एक रेस्पॉन्स, ये 2 शब्द याद रखना। आपका जलता हुआ घर स्वर्ग बन जाए, आपके बिगड़ते हुए संबंध सारे सुधर जाएंगे। 2 शब्द याद रखो, रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स। रिएक्शन और रेस्पॉन्स में फर्क क्या है? रिएक्शन हमेशा इमीडिएटली होता है, इमीडिएटली, बिना सोचे। रेस्पॉन्स आदमी सोच विचार के करता है। रिएक्शन ऑलवेज नेगेटिव, रेस्पॉन्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप देखना, आप देख, रिएक्शन कभी पॉजिटिव नहीं होता है, ऑलवेज नेगेटिव। अब आपने खाना खाने बैठे, खाने में दाल में भूल से पत्नी ने नमक कम डाला, बोलो क्या करोगे? रिएक्शन के रेस्पॉन्स, 20 साल हो गए अभी तो दाल बनाना नहीं आया। पत्नी भी उछलेगी, बनाना नहीं आता, तू आई इधर किचन में। एक चीज याद रखना, एक मुझे नया सूत्र मिल गया, आप इतने हंस रहे हो इसलिए कि आप रिएक्शन करोगे तो जवाब भी रिएक्शन में आएगा। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सूत्र मुझे मिला अभी अभी आपके सामने। आप रेस्पॉन्स दोगे तो सामने से भी रेस्पॉन्स आएगा, देखना। आप रिएक्ट करोगे तो सामने से रिएक्शन ही आएगा। रिएक्शन करने वाला कभी रेस्पॉन्स की अपेक्षा नहीं रख सकता। एक पत्नी ने खाना बनाया, पता नहीं कोई जल्दी जल्दी में आटा में इतने कंकर, एक भी कंकर निकाला नहीं, कंकर साथ में रोटियां बनाई, वो पति खाने बैठे तो चल और कंकर की आवाज,
पति ने कहा तुझे रोटी बनाना नहीं आती, इतने कंकर, भगवान ने तुझे 2 आंख किस लिए दी है, कंकर भी नहीं दिखते हैं। बस रिएक्शन किया तो जवाब भी रिएक्शन में। पत्नी ने कहा तो भगवान ने तुझे 32 दांत किस लिए दी, इतने चबा लो ना। तुम रिएक्शन करोगे तो जवाब भी रिएक्शन में आएगा। अगर तुम रेस्पॉन्स दो तो जवाब रेस्पॉन्स क्या है, सीधी बात है। आपको रिएक्शन चाहिए सामने से तो तुम रिएक्ट करो, और रेस्पॉन्स इसका क्या होगा, दाल में नमक कम है ना, बोलो मैडम इधर आओ जरा कटोरी लेके आओ नमक की, सॉल्ट की कटोरी मंगा लो, कटोरी से जरा सी चपटी भर के अपने डाल के हिला के खा लो प्रेम से। और ये आप ऐसा अगर करने की हिम्मत करोगे, आप देखना आपकी पत्नी देखती रहेगी कि ये बंदा विचित्र है। नमक कम डाला, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाए नहीं, कोई डायलॉग नहीं, नमक की कटोरी मंगा ली, प्रेम से खा लिया। पत्नी हो ना हो, चाहे कितनी बुद्धू हाथ जोड़ के माफी मांगेगी, सॉरी सॉरी आपको कटोरी मंगानी पड़ी, आप खुद ने डालना पड़ा, कल से मैं ध्यान रखूंगी, मेरी गलती है। तुमने रेस्पॉन्स दिया ना, सामने से रेस्पॉन्स ही आपको मिलेगा। और तुम रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन में जवाब आएगा। तो रिएक्शन से रेस्पॉन्स में जाना है तो उसकी टेक्निक है 10 मिनट रुको। टेक्निक रिएक्शन को कैसे रोके, रेस्पॉन्स को कैसे अपनाए। 10 मिनट रिएक्शन जब करने का मन हो तो रुकना, तो रेस्पॉन्स हो जाएगा। जीसस क्राइस्ट को जब सूली की सजा दी गई तो पूछा अंत में, व्हाट इज योर लास्ट डिजायर। जीसस क्राइस्ट कह सकते थे ये सारे लोगों को, मैं तो मर रहा हूं लेकिन इनको जरा मजा चखाना, ये सारे लोग मुझे समझ नहीं पाए, ये रिएक्शन है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा इन सारे लोगों को माफ कर देना, क्योंकि इनको पता नहीं है कि वो किसके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, इनको सबको माफ कर देना, फॉरगिव ऑल द पीपल। ये रेस्पॉन्स था। महावीर स्वामी को कान में किलेट हो गई, महावीर स्वामी बिल्कुल पॉजिटिव, दैट इज द रेस्पॉन्स। महापुरुष और सामान्य आदमी में यही फर्क है कि महापुरुष हमेशा कोई भी बिहेवियर का रेस्पॉन्स देते हैं और सामान्य आदमी कोई भी बिहेवियर के सामने रिएक्ट करते हैं। दिन में कितनी बार रिएक्ट करते जरा देखना, छोटी छोटी चीजें में भी रिएक्ट करते, हमें पता नहीं चलता। एकदम बढ़िया पार्टी में जा रहे हैं, ड्रेस पहना, किसी को पूछेंगे कैसा लगा, अरे बहुत कूल, बस चलो कूल बोला, इतने में तो शुरू हो गई। ये क्या, ये रिएक्शन बहुत सूक्ष्म रिएक्शन है। कभी कभी हम रिएक्शन को खुद रीड नहीं कर पाते हैं। उस रिएक्शन को पकड़ने की कोशिश करें, उसको बदलने की कोशिश करें, उसको रेस्पॉन्स में चेंज करने की कोशिश करें, तो मैं मानता हूं कि आप तीसरी चाबी लगा पाओगे कि गुस्सा आए तब 10 मिनट रुक जाना, कोई डिसीजन मत लेना, कोई एक्शन मत लेना। 10 मिनट रुक जाओगे तो आपका रिएक्शन रेस्पॉन्स में बदल जाएगा, और वो रेस्पॉन्स आपके भीतर एक विल पावर डेवलप करेगा। और विल पावर अगर डेवलप हो गया, शिष्य लास्ट में पूछ रहा है भगवान, बहुत अच्छी बात, अब विल पावर डेवलप होने से होगा क्या। तब गुरु ने कहा कि विल पावर अगर डेवलप हो गया तो तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। क्या बनोगे, यू आर द बॉस ऑफ योर माइंड। फिर आपका माइंड जैसे आप चलाओगे वैसे चलेगा, और इसके लिए प्रैक्टिस करो। गुरु ने साफ कहा कि बेटा अगर तुम फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, तुम वेट लिफ्टिंग करोगे, तुम एरोबिक एक्सरसाइज करोगे, तो उससे तुम्हारा शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, और शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जब भी कोई वजनदार चीज उठानी होगी तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है। तुम्हें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो तुम उसकी एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तुम्हें अगर फ्रेंच सीखनी है तो तुम पढ़ोगे, स्पेल याद करोगे, और फिर कभी फ्रांस जाओगे तो आप आराम से बोल सकोगे। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोलने की प्रैक्टिस करने से तुम लैंग्वेज सीख सकते हो, उसी तरह विल पावर की एक्सरसाइज करने से तुम विल पावर को भी जब चाहो, जब जरूरत हो तब उसको यूज कर सकते हो। लैंग्वेज की तरह उसको भी यूज कर सकते हैं। आज मुझे विल पावर की जरूरत है, अभी यहां मुझे मैसेज मिला कि किसी की डेथ हो गई है, अगर तुम्हारे पास विल पावर की प्रैक्टिस की हुई है तो आप अपसेट नहीं होंगे, आप उसको हैंडल करना जानोगे, सीखोगे। तो मैं आशा करूं, विश्वास करूं कि हमारे मन की एक बहुत बड़ी शक्ति है विल पावर, और विल पावर अगर डेवलप नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी काम में सफल होना है, उसकी पहली चाबी है कि आपके पास विल पावर होना चाहिए। और वो विल पावर तभी आ सकता है कि आप उसकी थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस करने का मूड हम बना के अपने विल पावर को बढ़ाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। ओम फोल्डेड हैंड्स प्लीज, हाथ जुड़े हुए, शरीर स्थिर, मन शांत,
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणमय सर्वपंचनम कालो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वे सिद्धपरमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं बलिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवच्छामि सिद्धै शरणं पवच्छामि शाहु शरणं पवच्छामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्छामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्मानं अरहत धर्मोस्तु मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवित। सब बोलेंगे मस्तक गर्दन झुका के कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। वी आर थैंकफुल टू यू। बोलिए बोलिए वी आर थैंकफुल टू यू। वी आर थैंकफुल टू यू। ओके थैंक यू। हमको प्रणाम करते समय क्या बोलते हैं? वंदामि। हाँ बोलिए एक बार वंदामि नमन सामी। बोलिए वंदामि नमन सामी वंदामि नमन सामी। तो हमको प्रणाम करते तो ये बोलते हैं क्योंकि और हम फिर बोलते हैं अरहम। ये क्या लिखा है? अरहम। जब आपने किया तो हम रेस्पॉन्स देंगे अरहम क्योंकि कई को पता नहीं होता है। तो हमको ये अरहम लिखा हुआ पढ़ते हमको बोलते हैं अरहम। हमारा आप बोलोगे फिर हम क्या करें? तो आप अपना अपने भाषा वंदामि नमन सामी। ठीक है बहुत थैंक यू।